किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए आइडियोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी। चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो उस पार्टी की, जो उस पार्टी पावर में है। अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो जो गवर्नमेंट पावर में है उस गवर्नमेंट की। तो उस आइडियोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस आइडियोलॉजी में कंसिस्टेंसी होना, जो उसके, ताकि हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं उनको अचीव कर पाएँ। और इंडिया के कंटेक्स्ट में आज हम यही देखेंगे कि कैसे इंडिया की जो आइडियोलॉजी है, खासकर इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी है, उसमें कैसे कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं जिस वजह से इंडिया कभी भी अपने कंसीव्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाता। और खासकर इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेन जो चंक होएगा वो होएगा फार्मर्स की जो एजिटेशन चल रही है उसके रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज़ हैं उन पे फोकस्ड होएगा, और उनकी आइडियोलॉजी को एग्जामिन करने की हम, उसके रिगार्डिंग जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं इंडिया में उसको एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर स्टार्ट करें तो मोटे मोटे तरीके से ये बोला जा रहा है कि ये वॉर है फार्मर्स के बीच में और कॉरपोरेशंस के बीच में। तो यहाँ पे अब अगर इसको समझें तो हम देखते हैं पहले तो क्या बोला जा रहा है कि इससे, इन रिफॉर्म से क्या होएगा जिन रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट लेके आने की कोशिश कर रही है। तो करंटली क्या है कि हमारे इंडिया में छोटे छोटे फार्म्स हैं, फैमिली डिवाइड होती है तो छोटे छोटे फार्म्स बेटों को मिल जाते हैं, तो छोटे छोटे फार्म्स हैं जिस वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो हमारे पास बड़े फार्म्स हों, ताकि एक ही मशीन उन सब फार्म्स पे यूज़ की जा सके। अब हर कोई, फिलहाल जो छोटे छोटे फार्म्स में हर फार्मर हर तरह की मशीन तो परचेज कर सकता, और अगर किसी ने परचेज कर ली तो उसकी वो मशीन ज़्यादातर अनयूटिलाइज रह जाती है, उसके रिसोर्सेज फालतू में वेस्ट होते हैं। अगर वही बड़ा फार्म होएगा तो वो बड़ी मशीन परचेज कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि जितनी बड़ी स्केल होएगा प्रोडक्शन का उतना ही उसमें प्रॉफिट होने वाला है, और उसकी प्रोडक्शन को हम उतना ही बढ़ा सकते हैं। जितना जितना हमारे पास रिसोर्सेज होंगे इन्वेस्ट करने के लिए उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, तो उसकी जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसी इकोनॉमी को ऑफ स्केल के प्रिंसिपल को यूटिलाइज करने के लिए हमें इंडिया में रिक्वायर्ड है कि फार्म्स बड़े होने चाहिए। इसी के लिए लेबर लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। अब सेकंड बात आती है, इंडिया में करंटली होर्डिंग अलाउड नहीं है। मतलब आप जो इसेंशियल आइटम्स हैं, इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनको आप होल्ड नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है कि प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती हैं। जैसे हम देखते हैं जनरली अनियन के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। क्यों? क्योंकि अनियन की जो मार्केट में आती है, जो प्रोड्यूस आता है, वो जनरली फरवरी और सितंबर के मंथ में आता है। जब उस टाइम आ रहा होता है, उसके आने से पहले जो पुराना स्टॉक होता है वो किसी के पास ऐसा स्टोर तो होता नहीं, तो लोगों का वो स्टॉक खत्म हो जाता है, मार्केट में अनियन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मार्केट के आने में भी टाइम होता है। तो उस एक मंथ के लिए, उन 2 मंथ्स के लिए, मतलब फरवरी के आसपास और सितंबर के आसपास अनियन की प्राइस बढ़ जाती है। बट अगर यही होल्डिंग अलाउड हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर कोई बिजनेसमैन अपनी होल्डिंग के लिए अपने स्टोर वेयर हाउसेज खोल लेंगे। वहाँ पे अनियंस को जब वो मार्केट में आया था उसको उस प्राइस पे परचेज करके रख लेंगे, और बाद में उसको जब ज़रूरत पड़ेगी, जब प्राइसेस बढ़ रही होंगी, उस टाइम पे रिलीज़ कर देंगे। तो इससे प्राइस की फ्लक्चुएशन कम होगी। तो इंडिया में फिलहाल होल्डिंग की वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ में रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन की, कि इंडिया में कुछ रिस्पॉन्सिबल है इस फैक्टर के लिए, कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि इंडिया में जो प्रोडक्शन होती है वो अननेसेसरी गुड्स की होती है। जैसे वीट की प्रोडक्शन इंडिया में अगर हम डाटा फिगर्स देखें तो बहुत ज़्यादा हुई है, उतनी प्रोडक्शन जितनी इंडिया में रिक्वायर्ड ही नहीं थी। तो इसलिए वीट जैसी जो फसलें हैं वो इंडिया में सरकार खरीद तो लेती है, उसको प्रिक्योर कर लेती है ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी वो बाइंडिंग है, और फार्मर्स को खुश करना चाहते हैं एक मैक्सिमम मिनिमम प्राइस देके, तो एमएसपी के अंडर उसको परचेज तो कर लेते हैं, बस उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। ना तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ना उसको कुछ यूटिलाइज करते हैं, ना किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो गोडाउन्स में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि इंडिया में उन चीज़ों की प्रोडक्शन हो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे इंडिया में मैंने बताया कि वीट की प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बट वहीं यहाँ पे इंडिया में जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑयल सीड्स की। बट ऑयल सीड्स हम सारे इंपोर्ट करा रहे हैं बाहर से, ऑयल सीड्स एंड सीड्स, ऑयल को इम्पोर्ट करवा रहे हैं। अगर वही सीड्स यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए तो सीड ऑयल की जो कमी है, जो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? इसके लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एमएसपी या फिर गवर्नमेंट जो प्रिक्योरमेंट करती है वो। तो इन सब के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। बट अब बता तो दिया कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बट यहीं पे आइडियोलॉजी की वॉर स्टार्ट हो जाती है। कैसे? अब अगर इन रिफॉर्म्स को कर दिया तो इन रिफॉर्म्स का रिजल्ट क्या होएगा, हमें वो भी देखना है। अभी फिलहाल करंट सिचुएशंस फेवर में है फार्मर्स के और जनरल पब्लिक के। अगर ये रिफॉर्म कर दिए तो ऑब्वियसली ये रिफॉर्म फेवर में होंगे इकोनॉमी के, इंडिया एज अ होल कंट्री के, और इनसे मेजर बेनिफिट होने वाला है कॉरपोरेशंस को, बिजनेसमैन को।
बट इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होएगा कि इन रिफॉर्म्स को करने से फिलहाल हमारे इंडिया में जो 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है इकोनॉमी के ऊपर, सॉरी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के ऊपर जो 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, उस पॉपुलेशन के पास अपना मीन्स ऑफ जो इनकम है वो नहीं रहेगा, क्योंकि उस पॉपुलेशन को छोड़ना पड़ेगा। अगर एक्चुअली में देखें भी तो होता यही है कि किसी भी कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री देखेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर में सिर्फ 5% पॉपुलेशन अगर एम्प्लॉयड है और वहाँ पे काम कर रही है, तब भी अच्छी प्रोडक्शन की जा सकती है। बट इंडिया में ये जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में 50% है, तो 50% पॉपुलेशन की हमें एग्रीकल्चर में ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम रिफॉर्म करेंगे तो उससे ऑब्वियसली है कि वो 50% में से 40% 45% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड होने वाली है, उनको अपना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। तो इससे इन रिफॉर्म्स को करने से ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डेफिनेटली फॉलो होंगे। सेकेंडली, इन रिफॉर्म्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा कि ऑब्वियसली इससे किसानों को या तो मजबूरी में ज़मीन सेल करनी पड़ेगी, या फिर सरकार जानबूझ के कुछ ऐसे रूल्स लेके आएगी जिससे लैंड्स की कंसोलिडेशन हो पाए और बड़े बड़े फार्म्स बन पाए। तो इससे क्या होएगा, ऑब्वियसली इससे किसानों को उन ज़मीनों से जाने अनजाने में, चाहे अच्छे से चाहे बुरे से, चाहे कंपोजिशन के साथ चाहे बिना कंपोजिशन के साथ, उनको अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ेगा अगर हमें इंडिया में अच्छे से रिफॉर्म्स लेके आनी है। और तीसरा, इन रिफॉर्म्स को लाने से ऑब्वियसली जो फार्मर है उसको फिलहाल जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट की हुई हाई प्राइसेस हैं एमएसपी के अंडर, जो वीट की इतनी हम प्राइस दे रहे हैं, वो प्राइसेस वो फैच नहीं कर पाएंगे। उनको वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइसेस फैच करनी पड़ेंगी जो उनको जेन्युइनली मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इससे फार्मर्स गुस्से में आएंगे। तो इसी आइडियोलॉजी की वॉर के चक्कर में क्या करते हैं कि इंडिया में हम रिफॉर्म लेके आने की कोशिश करते हैं, बट हम बोलते हैं कि हम इनके कॉन्सिक्वेंसेज भी होने नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। अब यहाँ पे करंट इशू को समझें तो इसमें यही हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि हम रिफॉर्म्स ले आए, हमने एसेंशियल कमोडिटीज़ में भी रिफॉर्म कर दिया, हमने लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी, वो उन्होंने बैकफायर हो गया, तो उन्होंने रिफॉर्म्स विड्रॉ कर लिए। और वो बोल रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं ताकि फार्मर्स शिफ्ट हो जाएं वीट से किसी और प्रोडक्ट्स की तरफ जहाँ पे उनको कम्पिटिटिव प्राइस मिल सके। बट अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 बिल्स लेके आए और जो ये रिफॉर्म्स की हैं, वो रिफॉर्म्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक फर्दर रिफॉर्म्स ना आए एमएसपी में और सब्सिडीज़ में। अब वो कैसे, अब मान लो कि अपने गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने अलाउ कर दिया कि आप जाओ और कहीं पे भी गुड सेल करो और आप कॉन्ट्रैक्ट करके जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो। अब अगर एग्जांपल से देखें, अभी गवर्नमेंट खुद उनको एमएसपी के अंडर बोल रही है कि हम आपको 2200 मान लेते हैं कि वो बोल रही है कि हम आपको प्राइस देंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आप प्रोडक्शन करते हो इसकी। बट वही अगर उसको किसान को पता है कि अगर वही प्रोडक्शन वो किसी और चीज़ की करेगा जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स की या किसी और रिक्वायरमेंट की है, तो उसको उतनी प्राइस नहीं मिलेगी, उससे कम प्राइस मिलेगी, उससे कम इनकम होगी, तभी वो एमएसपी वाली क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहा है, वरना वो एमएसपी वाली क्रॉप को प्रोड्यूस ही क्यों करेगा, वो वीट प्रोड्यूस ही क्यों करेगा, उसको पता है वीट में उसको सरकार जानबूझ के मैक्सिमम प्रॉफिट दे रही है। अब अगर वो गवर्नमेंट अलाउ भी कर दे कि ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, तो कौन सा फार्मर बेवकूफ़ है जो जाके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, अनटिल अनलेस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको वो ज़्यादा प्राइस दे जो उसको सरकार दे रही है एमएसपी के अंडर। बट अब ये बताओ कौन सा बेवकूफ़ कॉन्ट्रैक्टर होएगा जो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ज़्यादा प्राइस पे बोलेगा कि हाँ ठीक है मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैं आपको ज़्यादा प्राइस दे रहा हूँ एमएसपी पे। उसके कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो अच्छा है ना कि वो कॉन्ट्रैक्टर फिलहाल करंट रेट में वो प्रोड्यूस उसको सस्ते में मिल रहा है, या तो उसको इंडिया में ही सस्ते में मिल रहा है बिना एमएसपी के, क्योंकि एमएसपी तो वो वीट पे दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे एमएसपी एश्योर्ड है, बट गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट नहीं कर रही तो उनको एमएसपी उस प्रोडक्ट्स पे नहीं मिल रही, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में अभी फिर भी एमएसपी के अकॉर्डिंग सस्ता मिल रहा है उन कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो या तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे या फिर वो सस्ता मार्केट में जैसे करंट सिस्टम उसके अकॉर्डिंग खरीद लेंगे। तो वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ज़्यादा प्राइस देना चाहेंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते भी हैं तो वो ज़्यादा प्राइस ऑफर नहीं करेंगे, उतनी प्राइस ही ऑफर करेंगे जितनी फिलहाल करंट उनको मार्केट में चल रही है। उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि जो एक्सेस गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 6% जो आप एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हो वो नहीं लोगे, तो वो 6% चार्जेस लेने बंद हो जाएंगे। तो इस वजह से थोड़े बहुत एडिशनल बेनिफिट वो दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फार्मर्स को, वो ज़्यादा हाई प्राइस नहीं देंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नमेंट को एक्चुअली में ये रिफॉर्म करना है तो उसको एमएसपी को रिमूव करना पड़ेगा, और ये बात फार्मर्स को समझ आ रही है, और ये बात अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी बिजनेसमैन को भी ऑब्वियसली पता होगी। बट अब सरकार में प्रॉब्लम यही है कि सरकार की आइडियोलॉजी में यही प्रॉब्लम है कि सरकार एक तरफ तो बोल रही है कि हमने ये रिफॉर्म कर दी और इस रिफॉर्म का रिजल्ट ये होएगा, बट सरकार ये बोल रही है कि वो रिजल्ट तब तक अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आप एमएसपी का रिफॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप सब्सिडीज का रिफॉर्म नहीं करोगे। और सरकार ऊपर से फार्मर्स को बोल रही है कि प्रोटेस्ट मत करो क्योंकि हम एमएसपी में कोई भी चेंज नहीं लेके आने वाले।
तो यही तो प्रॉब्लम है कि अब आप रिफॉर्म फिर कर ही क्यों रहे हो? इन रिफॉर्म्स का फ़ायदा क्या होने वाला है जब तक आप फर्दर रिफॉर्म्स नहीं करोगे? और उन्हीं फर्दर रिफॉर्म्स का किसानों को डर लग रहा है। अब या तो आप फर्दर रिफॉर्म करो फिर तो ठीक है और कुछ इकोनॉमी को फ़ायदा होएगा, बट ऑब्वियसली इससे किसानों को नुकसान होने वाला है। लोगों को अनएम्प्लॉयड होना पड़ेगा, लोगों को अपनी ज़मीन से थोड़ा बहुत हाथ धोना पड़ेगा। वो मैं ये नहीं बोल रहा जानबूझ के कोई छीनेगा, बट वो ऑटोमेटिकली होएगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर आप पढ़ के देखें, स्टडी करके देखें, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए ये आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम है। या तो आप रिफॉर्म करने हैं अगर सरकार को तो फुली रिफॉर्म करें, या फिर रिफॉर्म नहीं करने तो फिर फालतू में ये टंगे बच्चे करके कोई फ़ायदा नहीं है, इन रिफॉर्म्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर हम देखें तो इसी के रिगार्डिंग एमएसपी पे और सब्सिडीज़ पे थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा हटके इससे। अगर अब एमएसपी से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं? एमएसपी ऑफर करने से, एमएसपी ऑफर करने से एक तो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए कि आप आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हो प्राइसेस को। आपने आप एमएसपी प्लस जो प्रिक्योरमेंट करती है गवर्नमेंट, जो फूड सप्लाई करने के लिए सस्ते पे, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट परचेज तो कर लेती है फार्मर से वीट वगैरह सस्ते में। अब उसी चक्कर में फार्मर्स वीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, सारे फार्मर्स, क्योंकि उनको पता है सरकार खरीद रही है, और वो बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं खरीदते, वो प्रोड्यूस नहीं करते। अब सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसका? अब सरकार जनरली हम देखें तो पंजाब, हरियाणा और इस एरियाज़ में ज़्यादा जो प्रिक्योरमेंट है वो करती है वीट वगैरह की। तो इस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ से वीट प्रिक्योर करके हाई प्राइसेस में वो ही वीट गरीबों को सप्लाई करना होता है सरकार को। अब अगर हम अनफॉर्चुनेटली देखें तो ज़्यादातर गरीब बिहार और यूपी के इलाकों में रहते हैं उस तरफ। तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ का प्रोड्यूस हमने हाई प्राइस में खरीद के वहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया सस्ते में लोगों को। तो इस वजह से जो वहाँ पे ऑलरेडी वीट प्रोड्यूस कर रहा था उसको अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रिक्योरमेंट नहीं कर रही गवर्नमेंट हाई प्राइस पे। तो वहाँ के किसान वीट प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा प्रोड्यूस किया हुआ वीट कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ऑलरेडी यहाँ पे 2 रुपये किलो का वीट बेच रही है। तो इसलिए हम आर्टिफिशियली ये क्या कर देते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्शन होनी चाहिए वीट की, राइस की, वहाँ पे प्रोडक्शन होने की बजाय जहाँ पे वीट की और राइस की प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। अब फर्दर इसमें ट्विस्ट आ जाता है, इसमें मसाला डाल देते हैं जब हम सब्सिडीज़ देते हैं। अब सब्सिडीज़ देने से क्या होता है, अब पहले तो आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो यहाँ से पंजाब हरियाणा से हाई प्राइसेस पे, ऊपर से गवर्नमेंट वोटों के चक्कर में सब्सिडीज़ दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दे रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी देने से पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं किसान, उनको केयर नहीं है कि उनको तो फ्री में मिल रही है, तो वो केयर नहीं करते कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी फालतू में वेस्ट हो जाती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फालतू में जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वेस्टेज हो रही है। सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में हर किसान ट्यूबवेल लगा लेता है और ज़मीन से पानी निकालता है। वो केयर नहीं करता कि वो कैनाल्स तक अपनी छोटी सी लाइन लगाए और नहर जो कैनाल से पानी आ रहा है उसको यूज़ करे। वो बोलता है छोड़ो, इतनी मेहनत कौन करेगा, ज़मीन पे बोर लगाओ और वहाँ से पानी निकाल लो। तो इससे वाटर डिप्लीशन हो रही है। फिर फर्दर जब इस टाइप की क्रॉप्स को आप उगा रहे हो यहाँ पे पंजाब में, और उस टाइप के क्रॉप्स को फिर बाद में जब वो रेजिड्यू बच जाता है तो उसको स्टबल बर्निंग होती है, तो उससे पोल्यूशन होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जानबूझ के आर्टिफिशियली सरकार क्रिएट कर रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सरकार की आइडियोलॉजी कंसिस्टेंट नहीं है, उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, करना नहीं क्या नहीं है। अब अगर सरकार को देनी भी है एमएसपी और प्रिक्योरमेंट करनी भी है, तो सरकार को उन प्रोडक्ट्स की प्रिक्योरमेंट करनी चाहिए उस स्टेट से जो उस स्टेट के लिए वायबल ऑप्शंस है। अब पंजाब के लिए अगर पता है कि कनक और जो चावल है वो ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है और इतनी प्रोडक्शन पंजाब में नहीं होनी चाहिए, तो सरकार इसकी प्रिक्योरमेंट पे लिमिट लगा के बाकी चीज़ों की एमएसपी को बढ़ा सकती है और उन चीज़ों की प्रिक्योरमेंट यहाँ से शुरू कर सकती है। बट नहीं, सरकार को तो वीट और राइस की प्रोक्योरमेंट यहाँ से करनी है और उसी की एमएसपी को यहाँ पे फॉलो करना है। बाकी सारे इस चक्कर में सिस्टम को ख़राब कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से अब ऑब्वियसली किसानों को फियर है कि अगर रिफॉर्म सच में गवर्नमेंट करना चाहेगी, जो कि आइडियोलॉजिकली होना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि एमएसपी रिमूव होएगी और सब्सिडीज़ रिमूव होएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी रिमूव होएगी और फर्दर ऐसे रिफॉर्म्स आने वाले हैं, तभी जो करंट रिफॉर्म्स हैं उनका फ़ायदा होने वाला है। बट सरकार बोल रही है हम ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे। तो सरकार अगर फर्दर रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रही तो सरकार के ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं वो नुकसानदायक हैं। अब एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हटके, जो करंट इशू से हटके, हम थोड़ा सा ऊपर ओवरऑल व्यू देखते हैं। अगर ओवरऑल व्यू देखें, अब प्रॉब्लम ये, मैंने बता दिया कि रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है और किसानों को फियर है, बट अब सबसे बड़ी बात कि फिर रिफॉर्म क्या कभी हो ही नहीं सकते? अब इसका आंसर ये है कि रिफॉर्म होने चाहिए, बट रिफॉर्म तभी होंगे
अगर हर जगह पे रिफॉर्म हो रहे हैं, अब अगर आप 50% में से 45 या 40% पॉपुलेशन को निकाल के बोल दोगे कि ठीक है, आप उनको फोर्स कर दोगे कि आप एग्रीकल्चर से निकलो क्योंकि आप चाहते हो कि एग्रीकल्चर की आउटपुट बढ़े, क्योंकि फिलहाल 50% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 14% ऑफ प्रोडक्शन कर रही है जीडीपी की। मतलब इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 50 लोग सिर्फ 14 रुपये कमा रहे हैं और बाकी के 50 लोग 85 रुपीज़ कमा रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपको उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो ऑब्वियसली आपको फोर्स करना पड़ेगा किसी तरीके से रिफॉर्म करके कि 50 में से वो लोग शिफ्ट हो जाए दूसरे सेक्टर्स की तरफ। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सरकारों की हिपोक्रेसी क्या होती है कि वो ये अगर रिफॉर्म कर भी देंगे एग्रीकल्चर में और फोर्स कर भी देंगे कि लोगों को कि आप इंडस्ट्रीज़ में जाओ, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए रिफॉर्म कौन करेगा? अब एक तरफ तो हिंदू मुसलमान और कम्युनल राइट्स और इन सब चक्करों में फंसे पड़े हैं, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं किसी रीजन की वजह से, तो कहाँ पे इंडिया में डेवलपमेंट होएगी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की? कहाँ इंडिया में इंडस्ट्रीज़ लगेंगी? कहाँ इंडिया में आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट होएगी? अब फिलहाल ही अगर स्टेटस देख ले तो आपको खुद को पता है कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बजाय इसके कि फिलहाल 50% पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तब भी बची हुई 50% पॉपुलेशन को भी हम एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे, वो भी अनएम्प्लॉयड घूम रही है, पागल होकर घूम रही है, लड़ रहे हैं आपस में लोग। और अगर आप 45% पॉपुलेशन को और निकाल के अनएम्प्लॉयड कर दोगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दोगे? तो इसलिए अगर आपको रिफॉर्म करने हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप पहले लोगों को पुश कर दो, उनको अनएम्प्लॉय कर दो, बाद में बोलो कि हम देखेंगे आपको क्या करना है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको उल्टा चलना पड़ेगा। आपको पहले जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, आपको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को इतना लुक्रेटिव बनाना पड़ेगा, इतना उसको पैसे वाला बनाना पड़ेगा कि लोग खुद खेती छोड़ के वहाँ पे चले जाएं। बट हो क्या रहा है एक्चुअली में? हो ये नहीं रहा। हो ये रहा है कि सरकार की पॉलिसीज ऐसी है कि लोग खेती छोड़ के जा रहे हैं बट वो इंडिया के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम नहीं कर रहे, वो जाके अमेरिका, कनाडा और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम करने को रेडी हैं। वो इंडिया में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में काम नहीं करना चाहते क्योंकि इंडिया का जो लेवल ऑफ जो लिविंग है यहाँ पे वो इतनी घटिया है इंडिया की बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे कोई काम करना ही नहीं चाहता। अब ये बेसिक्स इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमी क्या बोलती है? इकोनॉमी बोलती है कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर होते हैं। अब अगर बिजनेस चलाना है उसमें 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब एक जगह चाहिए आपको, उस जगह पे काम करने के लिए बंदे चाहिए, उन बंदों को और उस जगह को डेवलप करने के लिए, मशीनें लगाने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। और ये बेसिक अगर किसी को एक्सपीरियंस है या फिर इकोनॉमिक्स पढ़े उसको पता है कि इन चारों में से जो एंटरप्रेन्योरशिप है वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि लैंड को रेंट मिल जाएगा, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट मिल जाएगी, फिक्स्ड पेमेंट, इनको फिक्स्ड रेंट, और इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाएगा कैपिटल को। एक्चुअली में जो इन तीनों के बाद जो जितने भी बचेंगे प्रॉफिट, वो सारा प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का होता है। तो इसलिए ये एक बेसिक रूल है कि जिस भी बंदे के पास या जिस भी कंट्री के पास एंटरप्रेन्योरशिप होगी वही कंट्री डेवलप करेगी। अब अगर हम देखें रियलिटी में है क्या, अब रियलिटी में सारी एंटरप्रेन्योरशिप है यूरोपियन और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पास। और यहाँ पे इंडिया में क्या है, हम बोलते हैं कि एफडीआई लेके, गवर्नमेंट बोलती है कि हम एफडीआई लेके आएंगे, हम एफपीआई लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। बट गवर्नमेंट ये भूल जाती है कि ये सब करने के बाद इंडिया में आप इंडिया की लेबर यूज़ कर लोगे, इंडिया की लैंड यूज़ कर लोगे, कभी कभार आप रिस्ट्रिक्शन लगा के इंडिया के कैपिटल को भी उसमें एम्प्लॉय कर दोगे। बट जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहाँ की है? वो अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की है। और सबसे बड़ी नुकसानदायक बात यह है कि वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें भी हम ही जा रहे हैं, इंडियंस ही जाके अमेरिका में वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सेट करते हैं और फिर आके वापस इंडिया में बिजनेस करते हैं। अब अगर देख लें गूगल में कब काम करने वाले इंडियंस कितने होंगे, और वो इंडियंस जितनी भी इनकम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, वो सारी इनकम अमेरिका को हो रही है, इंडिया को नहीं हो रही। इंडिया में वो थोड़े बहुत पैसे अपने रिलेटिव्स के पास भेज देंगे, सिर्फ उतनी सी इनकम है। बाकी इनकम जितनी भी हो रही है, जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है गूगल जैसी कंपनीज, वो सारा प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? अमेरिका के पास। इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास थोड़ी सी लेबर का मनी आ रहा है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लैंड अगर यहाँ पे कुछ यूज़ कर रही है गूगल उसका मिलेगा, और थोड़ा बहुत अगर इंडिया ने कुछ उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, किसी ने शेयर खरीद रखे हैं, उसको मिलेगा। बाकी सारा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? बाकी सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं एंटरप्रेन्योर, जो कि अमेरिका में सेटल्ड है। तो इंडिया की हिपोक्रेसी ये भी है कि हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं लैंड भी, लेबर भी, एंटरप्रेन्योर भी, बट जो एंटरप्रेन्योरियल बेनिफिट है वो मिलता है अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और यूरोप को। हमें एंटरप्रेन्योरियल बेनिफिट नहीं मिलता। अब यही केस चाइना के साथ भी है, बट चाइना में एक चीज़ का फ़र्क है। अब चाइना भी यही करता है। चाइना में अगर देखें डेवलपमेंट क्यों हो रही है,
क्योंकि चाइना अपनी लेबर, लैंड सब कुछ देता है। बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है चाइना और इंडिया में डिफरेंस जो है, कि चाइना की जो एंटरप्रेन्योर है, कम से कम चाइना की जो इंटरनल एंटरप्रेन्योरशिप है वो चाइना के पास ही रहती है। मतलब इसको समझने की कोशिश करें तो चाइना पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन करता है। तो अगर मान लो एडिडास के शूज़ प्रोड्यूस करने हैं तो वो चाइना कर रहा है, तो चाइना की लैंड यूज़ हो रही है, चाइना की लेबर यूज़ हो रही है। बट एंटरप्रेन्योरशिप अमेरिका की है, तो चाइना को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर बात आती है अमेरिका में खुद कंजप्शन करने की, तो अमेरिका गूगल को अलाउ नहीं कर रहा हमारे कस्टमर्स को हमारे यहाँ पे आके प्रोडक्ट बेचो अपना। गूगल वहाँ पे नहीं चलती, फेसबुक वहाँ पे नहीं चलती, ट्विटर वहाँ पे नहीं चलता। इसी तरीक़ा से अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे नहीं चलती। तो इससे क्या होता है कि एटलीस्ट जो उनकी इंटरनल डिमांड है, इंटरनल डिमांड को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन हो रही है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप है वो कम से कम उनकी इंटरनल डिमांड को फुलफिल करने के लिए उनकी खुद की है। जो एक्सटर्नल डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप बाहर से आ रही है, बाकी सब उन्हीं का है। सेकेंडली चाइना इतनी डेवलपमेंट कर रहा है और इतना प्रमोट कर रहा है अपने लोगों को कि चाइना की कंपनीज भी अब बाहर जाके सामान बेचना शुरू कर दी हैं। चाइना की टिकटॉक, चाइना की हवाई, चाइना की इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं, अब ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी बाहर जाके सामान बेच रही है। तो चाइना बाहर के लोगों के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप खुद में ही प्रोड्यूस कर रहा है। खुद के इंटरनल सप्लाई को पूरा करने के लिए जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो चाइना खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया चाइना में ये डिफरेंस ये है कि चाइना एंटरप्रेन्योरशिप पे फिर भी फोकस कर रहा है, इंटरनल डिमांड पे भी, एक्सटर्नल डिमांड पे भी। बट इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस पहली बात तो एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करते ही नहीं, ना तो इंडिया की खुद की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ना ही बाहर की। अगर जितना थोड़ा बहुत करते हैं वो सारी एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया वाले क्या करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं कि आप हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को ले जाओ, आप हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को ले जाओ, उनको यूटिलाइज करना करो, आप हमारे यहाँ से एम्प्लॉयज़, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को ले जाओ। जो बचा खुचा कचरा माल होता है वो इंडिया अपने पास रख लेता है। सारे अच्छे अच्छे लोगों को इंडिया बाहर फोर्स कर देता है कि आप इंडिया में मत रहो, आप बाहर जाओ, क्योंकि इंडिया में आपको लाइफ आपकी हेल की तरह है। क्योंकि इंडिया फ्रीडम्स में, जितनी भी फ्रीडम्स है, जितने भी इंडेक्सेस है, उस सब में लैग कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए कि सरकारों को अगर डेवलपमेंट करनी है, अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को फोर्स करना है कि वो जाके इंडस्ट्रीज़ में काम करें, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हमें चाहिए कि यहाँ पे हम पहले ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं, ऐसे फैक्टर्स बनाएं जो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट ऐसा दें जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे फुल सके और इसीलिए यहाँ पे बिजनेसेस डेवलप हो सके। बट इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं वो वोटों के चक्कर में, इलेक्शंस के चक्कर में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो आइडियोलॉजी को समझते नहीं है। वो तो बस इलेक्शंस को जीतने के लिए कुछ भी लॉ पास कर देते हैं, कुछ भी रिफॉर्म कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि एक्चुअली में उन रिफॉर्म्स को अचीव करने के लिए जो उनका मोटिव है उसको अचीव करने के लिए वो रिफॉर्म्स सही से काम करेंगे भी या नहीं करेंगे। अब इनकी दो तीन जल्दी से एग्जाम्पल्स लेते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स। अब एजुकेशन सेक्टर देखें। अब एजुकेशन सेक्टर में हमने इंडिया ने बोल रखा है कि हर किसी को एजुकेशन देनी है ना। अब एजुकेशन हर किसी को दे दी, सारे जितने भी ट्राइबल्स हैं, जितने भी जंगलों में रहने वाले हैं, जितने भी विलेजेस में रहने वाले, सबका एजुकेशन दे दी सब स्टूडेंट्स को। अब उनका एजुकेशन देने से क्या हो रहा है कि उन सबको अब मॉडर्न कपड़े चाहिए, उनको वेस्टर्न कपड़े चाहिए, उनको एडिडास के शूज़ चाहिए, उनको सब फॉरेन कंपनीज़ के कपड़े चाहिए, उनको वैसे ही लाइफस्टाइल लेना है, वैसे ही सब कुछ लेना है। अब ये सब कुछ तो उनको आपने बोल दिया कि आपको ये सब कुछ, उनको सिखा दिया कि आप ये सब कुछ ले लो, पर उनके लिए जॉब्स कौन प्रोड्यूस करेगा? इतने लोगों को पढ़ा लिया, इतने लोगों को इंडस्ट्रीज़ की ट्रेनिंग दे दी, बट इतनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया के पास है ही नहीं। फिर ऊपर से सब उसके बाद बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, खुद के लिए प्रोड्यूस करो। अब खुद के जो प्रोडक्ट आप कैसे प्रोड्यूस, उन प्रोडक्ट्स को पहली बात तो प्रोड्यूस करने के लिए बचा ही नहीं कोई, क्योंकि जो उनको प्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स, जो बच्चे जाते हैं उनको सीखते हैं उस काम को, उन बच्चों को तो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देके उनको बोल दिया कि आप इंडस्ट्रीज़ में जाके काम करो। तो जो खुद की यहाँ पे प्रोडक्शन जो होती थी, खुद के जो ट्रेडिशनल मटेरियल जो चीज़ें थी, उनकी पहली बात तो प्रोडक्शन करने वाला नहीं रहा, सेकेंडली उनको डिमांड करने वाला नहीं कोई रहा। अब वो उन बच्चे उन चीज़ों की डिमांड ही नहीं करते, वो इंडिया की बनी हुई जूती पहनते नहीं, इंडिया के बने हुए कपड़े पहनते ही नहीं, उनको तो वेस्टर्न कपड़े चाहिए, उनको तो वेस्टर्न जूते चाहिए, उनको तो वही वुडलैंड एडिडास चाहिए, उनको तो घर यहाँ के इंडिया की बनी हुई जूती और कपड़े नहीं चाहिए, उनको तो यहाँ के जो वैसे लेदर के शूज़ बनते हैं वो तो चाहिए ही नहीं। तो आपने यहाँ की डिमांड भी खत्म कर दी, यहाँ की सप्लाई भी खत्म कर दी, फिर आप बोलते हो कि इंडिया को हमने आत्मनिर्भर बनाना है। अब इसी तरीके से देखें एजुकेशन सेक्टर में इंडिया क्या करता है। अब हिस्ट्री में अब देखें इंडिया ने क्या किया है कि हमने पहली बात तो सरकारी स्कूल भी खोल दिए, ऊपर से हमने बोल दिया कि ठीक है प्राइवेट स्कूल भी चलाओ। बट सरकारी स्कूल में जानबूझ के लोग क्या करिए,
सरकार क्या करती है कि सरकारी टीचरों को ज़्यादा पैसे देती है, जबकि प्राइवेट स्कूल वाले इतने पैसे नहीं देते। तो इस वजह से क्या होता है कि जितना भी टैलेंट है वो सरकारी स्कूल में आ जाता है, और जितना भी बचा खुचा माल होता है वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए रह जाता है टीचर्स का। अब ठीक है, इस चीज़ से देखें तो ऑब्वियसली सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि वो पैसे टीचरों पे तो लगा दिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाए, वो मॉडर्नाइजेशन पे नहीं लगाए। वो वहीं पे प्राइवेट स्कूल में अगर सीबीएसई पढ़ाई जा रही है तो वही सरकारी स्कूल में अभी भी पीएसईबी पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी अपने जो अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो फिलहाल बिजनेस नहीं कर रहे, जो लेबर का काम नहीं कर रहे, जो पढ़ाई पे टाइम दे सकते हैं क्योंकि उनके माता पिता, उनके जो मदर फादर हैं वो वेल ऑफ है, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। तो इस वजह से जो पढ़ने वाले, जो पढ़ सकते हैं, जिनके पास टाइम है, उन बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, और अच्छे टीचर्स को हम पब्लिक स्कूल्स में उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पा रही। तो ये भी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो इस तरीके से आइडियोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इंडिया में, और इनका सोल्यूशन यही है कि अगर हमें कुछ भी रिफॉर्म करना है तो हमें सिर्फ ये सोच के कि इस चीज़ को रिफॉर्म कर देते हैं, इससे सब कुछ रिफॉर्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। रिफॉर्म करने के लिए हर सेक्टर में हमें काम करना पड़ता है, हर एस्पेक्ट को ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ एक एस्पेक्ट को ट्यून कर देने से सिस्टम अच्छा नहीं होता, सिस्टम बिगड़ जाता है। अब जैसे एग्जांपल दी कि आपने लोगों को पढ़ा तो दिया, बट अब आपके पास जॉब्स नहीं है। आपने टीचर्स को पे तो दे दी अच्छी, बट बच्चे आप बाकी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो अच्छे बच्चे नहीं आपके पास आ रहे। अब आपने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म तो करने की बात कर दी, बट इंडस्ट्रीज़ में रिफॉर्म कौन करेगा? इंडस्ट्री में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेगा। आपने लोगों को पढ़ा तो दिया, बट पढ़ाने के बाद आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं दिया, तो लोग बाहर चले गए। आपने यहाँ पे फैक्ट्रीज सेटअप कर दी, बट उन फैक्ट्रीज़ के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बाहर से मंगा रहे हो। आपने यहाँ के लोगों को लत तो लगा दी कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनो, वेस्टर्न स्टाइल फॉलो करो, बट यहाँ के इंडियन स्टाइल को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी डिमांड करने के लिए आपने किसी को नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से या तो अगर शिफ्ट करना है तो पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, ताकि उन्हीं चीज़ों की डिमांड भी हम करें, उन चीज़ों की प्रोडक्शन भी हम करें, फिर रिफॉर्म होता है। सिर्फ एक चीज़ को रिफॉर्म कर देने से, एक चीज़ को ट्यून कर देने से कभी सोल्यूशन नहीं होता। अब फिलहाल एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया तो जा रहा है, बट उस रिफॉर्म का ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं होएगा जब तक उसमें फर्दर रिफॉर्म्स नहीं होते, और अगर फर्दर रिफॉर्म्स होंगे तो ऑब्वियसली किसानों को नुकसान होने वाला है, जब तक आप किसानों को कोई बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं देते। और बेस्ट अल्टरनेटिव देने के लिए आपके पास अभी कोई प्लान नहीं है, तो बिना आपके पास बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान के आप एक छोटा सा प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हो, और उस प्लान को भी आपके पास कोई प्लान नहीं है कि उसको आप कैसे सिरे पे लगा पाओगे, क्योंकि आपके अभी तक आपने एमएसपी के रिगार्डिंग अपनी पॉलिसी क्लियर नहीं की है। तो या तो इस रिफॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इस रिफॉर्म का फ़ायदा है तो ऑब्वियसली आपको फर्दर रिफॉर्म करने हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर में। अब इसके रिगार्डिंग जो लीगल बातें हैं कि इस सरकार के पास ये रिफॉर्म्स करने की पावर थी, और सरकार ने इन रिफॉर्म्स को करने के लिए जो लॉ पास किए हैं, उन लॉज को पास करने का तरीका सही था या गलत था, वो एक अलग डिबेट है। यहाँ पे हमने सिर्फ इकोनॉमिकल एंड फिलोसॉफिकल एंड आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन रिफॉर्म्स को समझने की, देखने की कोशिश की है। दैट्स इट, थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।